नहीं, संघीय और राज्य कार्यपालिका। यहां पर एक दो छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखें, ठीक है। जो भारतीय संघवाद है, मूल रूप से बात करूं और अब सेवेंटी थर्ड 74 अमेंडमेंट के बाद अगर भारतीय संघवाद में हम देखें तो मूल रूप से द्विस्तरीय सरकार की संकल्पना है। और ये जो द्विस्तरीय सरकार की संकल्पना है, यह संघ एवं राज्य, यह जो द्विस्तरीय सरकार की संकल्पना है, संघ के स्तर पर सरकार, संघीय सरकार की परिकल्पना, और दूसरा राज्य सरकार की परिकल्पना। लेकिन अब अगर कहें 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद कहें तो अब भारतीय संघवाद में त्रिस्तरीय सरकार की संकल्पना है। त्रिस्तरीय सरकार की संकल्पना क्या है? तो एक स्तर संघ का होगा, दूसरा स्तर राज्य का होगा और तीसरा स्तर स्थानीय स्तर। संघ स्तर, राज्य स्तर और तीसरा स्तर है स्थानीय स्तर। नहीं, जब हम सरकार के अंग की बात करते हैं तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ऑलरेडी न्यायपालिका ऑलरेडी अगर आप देखें तो स्थानीय सरकारों के संदर्भ में हमारी आपके साथ चर्चा हो चुकी है, प्रश्नों के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए। नहीं, आज और कल 2 दिनों में हमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा करके द एंड हमें करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी चीज़ों की हमने चर्चा की है, किसी भी स्थिति में बहुत मिरेकल नहीं हो जाए, तो उस स्थिति में विथ चेंजिंग ट्रेंड भी एटलीस्ट 80 to 90% क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द से रहने चाहिए। ठीक है, तो संघीय और राज्य कार्यपालिका की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो जब मेरी चर्चा आपके साथ हो रही थी आरंभ में संविधान की प्रस्तावना के ऊपर, और संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करते हुए मैंने आपके साथ प्रस्तावना में मौजूद शब्दावलियों की विस्तार से चर्चा की थी। तो वहाँ पर हमने कहा था कि भारत की परिकल्पना
जिस लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में की गई है, अगर हम देखें तो वह लोकतंत्र क्या है? तो मैंने कहा था कि लोकतंत्र जो है के दो रूप मिलते हैं, इनफैक्ट तीन रूप आप कह लें, तीसरा रूप दोनों का मिक्सचर है। हमने कहा था अच्छा, लोकतंत्र और प्रजातंत्र एक ही है या अलग अलग? लोकतंत्र और प्रजातंत्र दो शब्द हैं ना, दोनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग? बोलें पक्का? नहीं, चूंकि कई लोग नए हैं, एक शब्द हमने गणतंत्र की भी चर्चा की थी प्रस्तावना के परिप्रेक्ष्य। गणतंत्र और लोकतंत्र एक ही है या अलग अलग? अलग अलग। क्या अलग है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल होता और हिंदी में डेमोक्रेसी के लिए लोकतंत्र का भी इस्तेमाल होता और प्रजातंत्र का भी इस्तेमाल होता। नहीं, यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रजातंत्र में प्रजा शब्द की मौजूदगी किसकी याद दिलाती है? राजा की याद दिलाती है, राजतंत्र की याद दिलाती है। दिलाती है या नहीं? नहीं? तो प्रजा भारत में संभव है? प्रजा कहां संभव होगी? प्रजा ब्रिटेन में संभव होगी, जहां पर अगर आप देखें तो किसकी संकल्पना है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की संकल्पना है। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की संकल्पना है, तो राजा और रानी जहां होंगे वहां प्रजा होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में लोकतंत्र का जो रूप दिखाई पड़ेगा, उसके लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? प्रजातंत्र का। नहीं, जबकि लोक यहां जो है, लोकतंत्र का लोक प्रजा की बजाय किसको रिप्रेजेंट करता है? जनता को रिप्रेजेंट करता हुआ आता। नहीं, अब्राहम लिंकन ने क्या परिभाषा दी थी? तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा, डेमोक्रेसी की परिभाषा देते हुए कहा था, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन। जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन। तो अगर आप देखें तो जब मेरी चर्चा चल रही थी आपकी, भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत क्या है? भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात भारत लोकतंत्र होने के साथ साथ क्या है? गणतंत्र भी है। क्यों गणतंत्र है? तो गणतंत्र में निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। गणतंत्र में निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। और अगर इसके कंटेक्स्ट में हम बात करें, नहीं, तब थोड़ा सा यहां पर समझे, संसदीय प्रणाली की बात हमने क्या कही थी? संसदीय प्रणाली के संदर्भ में हमने बात की थी कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का क्या होता? राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का भेद होता है, दोनों में फर्क होता। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता?
अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष होता वही शासनाध्यक्ष होता। भारतीय संदर्भ में अगर आप जाकर के देखें तो राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के अलग अलग होने का मतलब क्या है, और दोनों के एक होने का मतलब क्या है? दोनों के एक होने का मतलब है कि कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो क्या होती है? कार्यपालिका शक्ति का केंद्रीकरण होता है, और कार्यपालिका शक्ति एक ही व्यक्ति में केंद्रित होती है। लेकिन राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के अलग अलग होने का मतलब क्या होता? कार्यपालिका शक्ति यहां पर क्या होती है? कार्यपालिका शक्ति यहां पर विभाजित होती है। तो कार्यपालिका शक्ति का जो विभाजन होता है वो किसके किसके बीच होता है? राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के बीच। भारतीय संदर्भ में देखें तो कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संदर्भ में देखेंगे कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रमुख जो है वह राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति को घोषित किया गया है। बातें स्पष्ट हुई? संघ में और राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान किसे घोषित किया? हाथ केवल चलाते रहिए, हाथ चलाते रहें, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड अप हमें आज करना होगा। ठीक है। राज्य के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है। इतनी बातें स्पष्ट हुई? नहीं? अब अगर प्रश्न यही पूछा जाए कि राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, कार्यपालिका शक्ति का राजनीतिक प्रमुख होता है, तो अगर संघ के संदर्भ में बात की जाए तो कार्यपालिका शक्ति का राजनीतिक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होगा। और अगर हम राज्य के संदर्भ में बात करें तो राज्य के संदर्भ में कार्यपालिका शक्ति का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? तो राज्य में कार्यपालिका शक्ति का राजनीतिक प्रमुख जो है वह मुख्यमंत्री होगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा? या इसी को अगर थोड़ा सा प्रश्न बदल दिया जाए, क्योंकि प्रश्न में प्रयुक्त शब्दावली पर गौर करेंगे। प्रश्न में प्रयुक्त शब्दावली यह बतलाएगी कि प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अगर राजनीतिक प्रमुख की जगह कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रमुख होता है यह शब्द हो, तब क्या आंसर होगा? वहां पर भी आंसर प्रधानमंत्री होगा और मुख्यमंत्री होगा राज्यों के संदर्भ में। ऐसा मैं क्यों कह रहा? औपचारिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख, इसका डिवीजन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा? इसलिए कि संघ के स्तर पर राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख तो होता है, लेकिन उसे कार्यपालिका शक्ति के प्रमुख के रूप में अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करना होता है। राज्य में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रमुख औपचारिक प्रमुख तो होता है, लेकिन राज्यपाल को अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल किसके सलाह पर करना होता है? तो राज्य को अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल राज्यपाल को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करना होता है। चूंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं, चूंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं, इसलिए जब वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के वास्तविक प्रमुख की बात होती है तो वहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं। कोई डाउट इसमें? यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से आगे बढ़ सकता हूं। अब अगर आप देखें, मैंने कहा था गणतंत्र के बारे में, लोकतंत्र भारत में है और लोकतंत्र के हमने
अध्यक्षात्मक प्रणाली के बजाय किस मॉडल को अपनाया है? संसदीय प्रणाली के मॉडल को हमने अपनाया है। और संसदीय प्रणाली के इस मॉडल को हमने कहां से स्वीकार किया है? तो संसदीय प्रणाली के मॉडल को हमने कहां से? ब्रिटेन से लिया है। नहीं, गणतंत्र की जो संकल्पना है, लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना जो है, यह हमने कहां से ली है? कहीं न कहीं गणतंत्र की यह संकल्पना हमने अमेरिका से ली। वहां पर अगर आप देखेंगे तो फ्रांसीसी गणतंत्र का आपको रेफरेंस मिलेगा। अब अगर देखें तो गणतंत्र में निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होता, वो निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से भी हो सकता, वो निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से भी हो सकता। प्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन का मतलब क्या है? स्वयं जनता के द्वारा निर्वाचन। और अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन का क्या मतलब है? स्वयं मतलब जनता स्वयं न निर्वाचित कर अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका चुनाव करती है। तो भारत में भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था में जिस संकल्पना को राष्ट्राध्यक्ष के लिए जिस चुनाव की संकल्पना को स्वीकार किया गया है, वह किसका उदाहरण बनकर आता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण बनकर के आता है, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हुए आते। इतनी बातें स्पष्ट हुई नहीं? अब अगर हम गौर करें, यहां पर एक और चीज ध्यान रखिए। प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है, जो संघ सरकार का कार्य जो संपन्न होगा किसके नाम पर होगा और किसके हस्ताक्षर से होगा? तो संघ सरकार के जितने भी कार्य संपन्न होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होंगे। और राज्य सरकारों के संदर्भ में किसके नाम से संपन्न होंगे? तो राज्यपाल के नाम से संपन्न होंगे। अब अगर हम देखें संविधान का अनुच्छेद 53 क्या कहता है राष्ट्रपति के बारे में? तो संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है और समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है। नहीं, अनुच्छेद 54 क्या कहता है? तो आर्टिकल 54 के कंटेक्स्ट में अगर आप जाएं तो आर्टिकल 54 जो है वह आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख करता है। और यह प्रश्न यूपीएससी भी कई बार पूछ चुकी है और ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछे जा सकते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमें जो ध्यान रखने की जरूरत, लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, इनके सदस्यों को देखें तो दो प्रकार के सदस्य होते, निर्वाचित सदस्य होते और अनिर्वाचित सदस्य होते, अर्थात मनोनीत सदस्य होते। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किनको शामिल किया गया है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। केवल निर्वाचित सदस्यों को शामिल क्यों किया गया है? मनोनीत सदस्यों को शामिल क्यों नहीं किया गया है? तो इसलिए कि लोकसभा और राज्यसभा के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो लोकसभा के 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते हैं,
और राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो उस स्थिति में अगर आप देखें तो कहीं न कहीं अगर मनोनीत सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाए और निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को सुनिश्चित कर पाना क्या होगा? स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों को ही भाग लेने की अनुमति है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, विधानसभा के सदस्यों का तो मनोनयन राष्ट्रपति नहीं करते, फिर उनको क्यों किया गया है? इसलिए क्योंकि उनका मनोनयन, विधानसभा के एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल कहीं न कहीं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इसलिए प्रत्यक्षता तो नहीं, परोक्षता प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। क्लियर? कोई डाउट? अब अगर हम मूव करें यहां से अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 निर्वाचन पद्धति की चर्चा करता हुआ आता, अर्थात राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह, उसके लिए किस पद्धति का सहारा लिया गया है? तो एकल संक्रमणीय समानुपातिक पद्धति का सहारा लिया गया है और इसके अंतर्गत मतों की जो गणना की जाती है तो मतों और मत मूल्यों का जो निर्धारण किया जाता है वह किस तरीके से किया जाता है? तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे, पहले चरण में क्या किया जाता? तो पहले चरण में अगर आप जाकर के देखें राज्य विधानसभा के सदस्य के मतों के मूल्यों की गणना की जाती और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। नहीं, इससे क्या किया जाएगा? पहले उस राज्य के एक विधानसभा के सदस्य के मतों का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। नहीं, नंबर 2 फिर क्या किया जाएगा? उसके बाद उस राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य निर्धारित किया जाएगा और इस तरह से सारे राज्यों और जो संघ शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, करेंटली दिल्ली और पांडिचेरी, यहां पर ध्यान रखेंगे 70वें संविधान संशोधन 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 70वें संविधान संशोधन के जरिए क्या किया गया? तो 70वें संविधान संशोधन के जरिए
दिल्ली विधानसभा और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को भी किसके अंतर्गत शामिल किया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया। यहां पर ध्यान रखेंगे, करेंटली नए राज्य के रूप में किसका गठन किया गया है? जम्मू का गठन किया गया है। करेंटली नए राज्य के रूप में, यूटी के रूप में वित्त विधानसभा जम्मू का गठन किया गया है। तो यह 70वां संविधान संशोधन किस ओर इशारा करता है? 70वां संविधान संशोधन इस ओर इशारा करता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वहां की विधानसभा को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। कितनी बातें स्पष्ट हैं? अब अगर गौर करें तो सारे राज्यों की विधानसभा के मतों के कुल मूल्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानसभाएं जहां अस्तित्व में हैं उनके मतों के कुल मूल्य को जोड़ देंगे तो यह किसके बराबर होगा? ये सांसदों के, निर्वाचित सांसदों के मतों के कुल मूल्य के बराबर होंगे। और यहां पर ध्यान रखेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और यूटी लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ number of elected member of लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक सांसद के मत का मूल्य। एक सांसद के मत का मूल्य इसके बराबर होगा। बढ़ूं आगे, इसमें तो कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। इसी के लिए शब्द क्या यूज किया जाता? अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो इंफॉर्मेशन अगर आप लिख लें तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। किस राज्यसभा के एक विधानसभा के मतों का कुल मूल्य सबसे ज्यादा है भारतीय राज्यों में? तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य पूरे देश में सबसे ज्यादा है, 208। और सिक्किम के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, सिक्किम के कंटेक्स्ट में देखें तो यह मिनिमम वैल्यू है एमएलए वोट का, वो है 7। और यहां पर ध्यान फिर रखें, फिर एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहां पर देख रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उसी के आधार पर न मतों के मूल्यों की गणना की जाती। तो इसके लिए किस सेंसस को आधार बनाया जाता? तो इसके लिए 1971 के सेंसस को, 1971 की जनगणना को आधार बनाया जाता है, नहीं? और 2026 तक 1971 की जनगणना को आधार बनाकर ही मतों के मूल्यों की गणना की जाएगी। अगेन अगर यहां से मूव करें, अनुच्छेद 56 क्या करता है? अनुच्छेद 56(1) मैंने विस्तार से पहले ही चर्चा की थी, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 56 महाभियोग का उल्लेख करता है और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 56 में इस बात का उल्लेख है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह उस त्यागपत्र को किसको संबोधित करेगा? तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा।
अगर लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र को किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा का उपसभापति अपने त्यागपत्र को किसको संबोधित करेगा? तो राज्यसभा के सभापति को संबोधित करेगा। लेकिन अगर मैं पूछ दूं कि राज्यसभा का सभापति अपने त्यागपत्र को किसको संबोधित करेगा? किसको? राष्ट्रपति को। शब्द मैंने केवल बदल दिया। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा नहीं, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता। लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करेगा। विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। विधानसभा का उपाध्यक्ष विधानसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। लेकिन अगर विधान परिषद का सभापति को अगर विधान परिषद के सभापति को त्यागपत्र देना है तो विधान परिषद का सभापति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? ये मत बोल दीजिएगा कि राज्यपाल को संबोधित करेगा। विधानसभा का सभापति अपने त्यागपत्र को विधानसभा के उपसभापति को संबोधित करेगा और विधानसभा का उपसभापति अपने त्यागपत्र को विधानसभा के सभापति को संबोधित करेगा। इतनी बात है। महाभियोग की प्रक्रिया को डिटेल में अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं कि महाभियोग का प्रस्ताव अगर पेश किया जाना है तो केवल एक आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जा सकता, वह है संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। नंबर 2, महाभियोग का प्रस्ताव अगर पेश किया जाना है तो उसके लिए 1/4 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। नंबर 3, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। अगर और 14 दिन पूर्व जो सूचना दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? 14 दिन पूर्व किसको सूचना दी जाएगी? महाभियोग का प्रस्ताव महाभियोग लाए जाने की सूचना किसको दी जाएगी? लोकसभा के अध्यक्ष को। यहां पर ध्यान रखें, महाभियोग के प्रस्ताव को पारित किए जाने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है नहीं, और महाभियोग के प्रस्ताव का दोनों सदनों से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की अनुमति होगी। वह या तो स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, वकील के माध्यम से अपने पक्ष को सदन के समक्ष रख सकता है। और यहां पर ध्यान रखेंगे, दूसरे सदन से महाभियोग का प्रस्ताव पारित होते ही वह प्रभावी हो जाएगा। महाभियोग के प्रस्ताव को प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती। बातें स्पष्ट। अब अगर यहां से हम मूव करें तो अगला जो डायमेंशन उभर कर आता कि यदि अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आर्टिकल यहां पर ध्यान रखेंगे 56 के बाद अनुच्छेद 57 में 57 जो है 57 जो है राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है। यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि संविधान में इस बात का कहीं पर उल्लेख नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। इसका कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख।
और यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, यह जो है वह कहीं न कहीं संवैधानिक अभिसमय बन चुका है। अभिसमय किसको कहते? कन्वेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का लें। संवैधानिक परंपरा बन चुकी है कि किसी व्यक्ति को 2 बार से अधिक राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं किया जाएगा। इतनी बातें यहां पर ध्यान रखें। अब तक, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछती है, पूछ सकती है, कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है? तो नीलम संजीव रेड्डी अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। नंबर 2, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले उस उम्मीदवार का नाम बतलाइए जिन्हें एक बार चुनाव में पराजित भी होना पड़ा है और दूसरी बार उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में विजय भी हासिल की है। तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं एक बार राष्ट्रपति चुनाव हारे हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति का चुनाव 1969 में हारे। किससे हारे? तो बीबी गिरी से हारे। और 1978 में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, 77-78 में, उसमें नीलम संजीव रेड्डी का निर्विरोध निर्वाचन होता है। नहीं, इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अब तक कितनी बार द्वितीय वरीयता के मतों की गणना हुई है, कब, और द्वितीय वरीयता के मतों के आधार पर किनको विजयी घोषित किया गया? तो अब तक केवल एक बार द्वितीय वरीयता के मतों की गणना हुई है 1969 में, और द्वितीय वरीयता के मतों की गणना के आधार पर किसको निर्वाचित घोषित किया गया? तो वहां पर अगर आप देखें तो वीवी गिरी को निर्वाचित घोषित किया गया था। यहां पर ध्यान रखें, कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है राष्ट्रपति के संदर्भ में। जैसे सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति बने रहने का अवसर किनको मिला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो 12 साल 3 माह 18 दिन राष्ट्रपति रहे। और अगर मैं आपसे पूछूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहली बार कब राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किया था। और 26 जनवरी 1950 को उन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। यहां पर ध्यान रखें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, लिख लें इसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, प्रतिभा पाटिल, अगेन एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी,
वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। इन सब की खासियत क्या है? ये सब डायरेक्ट राष्ट्रपति बने। ये सब डायरेक्ट राष्ट्रपति बने। इनके पहले जो भी थे वो पहले इनके अलावा जो लोग भी हैं राष्ट्रपति, वो पहले उपराष्ट्रपति बने, फिर बाद में राष्ट्रपति बने। एक और इंफॉर्मेशन, राष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी? वीवी गिरी। राष्ट्रपति चुनाव में किस उम्मीदवार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी? वीवी गिरी। यहां पर इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, कार्यकाल के दौरान जिन राष्ट्रपतियों की मौत हुई उनमें आपको हैं जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। यहां पर एक और डायमेंशन है, राष्ट्रपति का दायित्व संभालने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। यहां पर ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर अगर विवाद उभरता है तो उस विवाद का निपटारा कहां पर किया जाएगा? तो उस विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को विवाद के निपटारे की अधिकारिता होगी। और 11वें संविधान संशोधन 1961 अनुच्छेद 71 से संबंधित, 11वें संविधान संशोधन 1971 के जरिए आर्टिकल 71(4) इंट्रोड्यूस किया गया। और आर्टिकल 71(4) क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल की किसी भी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल की रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अगर कोई विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि अमुक राज्य की विधानसभा भंग है। यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होगा। राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होगा। आर्टिकल 62(2) यह क्या कहता है? यह कहता है
कि आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में हर हालत में 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन करवा लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार देखें आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति घोषित करता। यहां पर ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य होता है? नहीं। हमेशा ध्यान रखें, संसद की संरचना को देखें तो संसद 3 चीजों को मिलाकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन का अधिकार देता है। और आर्टिकल 64 परंतु क्या कहता है? आर्टिकल 64 परंतु यह कहता है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वाह करेगा तो राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। यहां पर ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा तो उसका वेतन भत्ता उसके अनुरूप होगा, लेकिन जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उस स्थिति में राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उसी विधि से, एकल संक्रमणीय समानुपातिक विधि से। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को देखें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों को केवल प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भूमिका नहीं है। और राज्य विधानसभा के सभा सदस्यों को कोई भूमिका क्यों नहीं दी गई है? इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद को अगर आप देखें तो उपराष्ट्रपति के पद का दायरा जो है वह अपेक्षाकृत सीमित है। अब अगर मूव करें आगे, राष्ट्रपति